दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 51, वर्मा परिवार की व्यवस्था। राजीव से मिलने के बाद रुद्र सीधा वर्मा परिवार चला गया, जहां पूरा वर्मा परिवार रुद्र का इंतजार कर रहा था। कनिका और समर कुर्सी पर बैठे हुए थे और वही अंगद हॉल के अंदर चक्कर काट रहा था। वही कुछ दिन पहले ही अवनी और जसवीर के लिए दूसरे घर की व्यवस्था कर दी गई थी, जिस वजह से अब उन चारों के अलावा उस जगह पर कोई नहीं रहता था। रुद्र को देखते ही वे तीनों रुद्र के पास इकट्ठा हो गए, जहां कनिका ने अपनी बेचैनी को दूर करते हुए कहा, क्या हुआ रुद्र, क्या तुमने राज परिवार का सदस्य बनने के लिए हाँ कर दी? भले ही राज परिवार के अंदर रुद्र को ज्यादा बड़ा पद नहीं मिलता, पर उसका बहुत ज्यादा फायदा होता। हालांकि यह बात अलग थी, रुद्र ने पहले ही कौशिक परिवार का निमंत्रण ठुकरा दिया था, पर यह बात अलग थी, राज परिवार का सदस्य बनने का मतलब था राजसी परिवार के श्रेष्ठ जितना ओधा। अगर रुद्र राजसी परिवार के किसी भी श्रेष्ठ के सामने चला जाता, उस श्रेष्ठ को भी रुद्र की इज्जत करनी पड़ेगी। इसलिए वे तीनों इतने ज्यादा व्याकुल थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि रुद्र ने राजकुमार को राज परिवार का सदस्य बनने के लिए हाँ की है या फिर नहीं। कनिका की बात सुनकर रुद्र बोला, मैंने उस मोट को राज परिवार का सदस्य बनने के लिए मना कर दी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर किसी का भी दबाव अच्छा नहीं लगता और फिर मुझे राज परिवार के लिए काम करना पड़ता। रुद्र की बात सुनकर वे तीनों हैरान हो गए। वे तीनों हैरान इसलिए नहीं हुए थे कि रुद्र ने राज परिवार का सदस्य बनने के लिए मना कर दी, क्योंकि उन्होंने रुद्र का रवैया देखकर काफी हद तक अंदाजा लगा लिया था कि वह राज परिवार का सदस्य बनने के लिए मना कर देगा। बल्कि वे हैरान इसलिए थे क्योंकि रुद्र ने राजीव को मोटा कहने की हिम्मत की थी। राजगिरी महाद्वीप पर काफी लोग जानते थे कि तीसरे राजकुमार मोटे हैं, पर किसी की भी हिम्मत राजीव को मोटा कहने की नहीं थी। आखिरकार राजीव पूरे राजगिरी महाद्वीप के सम्राट का तीसरा बेटा था। अंगद ने घबराते हुए रुद्र से कहा, रुद्र, तुम्हें राजकुमार को मोटा नहीं कहना चाहिए, वरना अगर किसी ने सुन लिया तुम्हें सजा भी मिल सकती है। पर रुद्र ने अंगद की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल उस मोटे को मुझसे काम है, इसलिए वह मुझे सजा नहीं देगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने समर के कंधों पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बच्चे, आज तुमने हिम्मत दिखाकर अपने हक के लिए लड़ाई की, मुझे वर्मा परिवार के मुखिया से यही उम्मीद थी। रुद्र की बात सुनकर समर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने अपनी गर्दन ऊंची करते हुए कहा, बड़े भाई, आखिरकार मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। समर की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि समर अभी भी रुद्र की तरह ही बात कर रहा था। कनिका ने भी समर को देखा और फिर अपने पिता को याद करते हुए कहा, पिताजी, क्या आप ये सब देख रहे हैं? समर बड़ा हो चुका है, अब वह अपने परिवार के गौरव और सम्मान के लिए लड़ सकता है। अगले दिन दोबारा से तीनों परिवारों के बीच में बैठक हुई और गुप्त तरीके से तीनों परिवार को एक करके एक परिवार बना दिया गया, जिसका नाम वर्मा परिवार था। मास्टर जसवीर को वर्मा परिवार का उत्तम श्रेष्ठ बनाया गया और वही जंगशेर को वर्मा परिवार का दूसरा श्रेष्ठ। बेशक मास्टर जसवीर का पद जंगशेर से ज्यादा बड़ा था और मास्टर जसवीर उस पद के बिल्कुल लायक थे, क्योंकि वे चौथे सितारे पर पहुंच गए थे। रुद्र को भी सभी मामलों को संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास गुप्त तरीके से राजीव का समर्थन था। अगर जंगशेर चाहता, वह अपने परिवार को दोनों परिवार के साथ एक होने से मना कर सकता था, पर इससे उसका बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं। वह राज परिवार से मिलने वाले संसाधन का फायदा उठा पाता और न ही उसे ऊपरी स्तर से ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट को सीखने का मौका मिलता। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी रुद्र के नीचे आना सही समझा। हालांकि वर्मा परिवार का मुखिया समर था, पर इस वक्त उसकी उम्र काफी कम थी, जिस वजह से वह एक मुखिया के कोई भी काम नहीं कर सकता था। इसीलिए समर की जगह पर रुद्र एक मुखिया के सारे काम कर रहा था और राजीव के समर्थन की वजह से उसे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अंगद को सभी सिपाहियों का मुखिया बनाया गया था, जहां उसके संरक्षण में कुमार परिवार के सभी सिपाही आते थे। वही अवनी को सोम पर्वत के सभी लुटेरों का मुखिया बनाया गया था, जहां अवनी का काम अपने सभी साथियों के साथ जासूसी करने का था।
रुद्र ने अवनी को ये काम इसलिए दिया था क्योंकि वह और उसके सभी सिपाही इस काम में बहुत ज्यादा माहिर थे और वे सभी बचपन से ही इस काम को करते आ रहे थे। उन्होंने अपने इसी काम के बलबूते सोम पर्वत को खड़ा करा था। जब से लोट सिटी के अंदर कौशिक परिवार के श्रेष्ठ और मेहरा परिवार के श्रेष्ठ में लड़ाई हुई थी, तब से सम्राट ने सभी राजसी परिवार को लोट सिटी के अंदर आने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिस वजह से वर्मा परिवार लोट सिटी के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। अगर देखा जाए, अब पूरे लोट सिटी के अंदर ऐसा कोई भी परिवार नहीं था जो वर्मा परिवार को टक्कर दे सके। और रही बात वर्मा परिवार के संपत्ति की, इसके लिए रुद्र के पास अलग योजनाएं थी। अब आगे क्या होगा? क्या कुमार परिवार वर्मा परिवार के नीचे दबकर रहेगा, या फिर कुमार परिवार की ओर योजनाएं हैं? और रुद्र वर्मा परिवार को और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 52 समझदार इंसान। राजधानी के अंदर बस्ती नुमा जगह पर बहुत से लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। उस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर किसी के पास पैसे हो, वह इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वह जगह किसी अमीर और स्वाभिमानी आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उस जगह के लोग बेहद गंदे और चालाक थे। उसी गांव का एक कोना बिल्कुल वीरान पड़ा था, जिस जगह पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। उस जगह पर एक खंडहर नुमा घर था, जिसके अंदर से किसी के बात करने की धीमी आवाजें आया करती थी। गांव का हर आदमी उस जगह पर जाने से डरता था, क्योंकि एक बार तीसरे सितारे के 2 मार्शल आर्टिस्ट उस घर के बारे में पता करने के लिए गए थे और आज तक वे लोग वापस नहीं आए। अगर गांव वालों का बस चलता, वे लोग कब के इस गांव को छोड़कर चले जाते, पर उनके पास इस गांव के अलावा कोई और रहने की जगह नहीं थी, जिस वजह से गांव वालों को इस जगह पर रहना पड़ता था। और हद तो तब हो गई जब एक बार उस घर के बारे में पता करने के लिए 4th सितारे का मार्शल आर्टिस्ट गया और वह भी आज तक वापस नहीं आया। तभी से गांव वाले उस घर को शैतानी घर कहने लगे। वह घर रात के अंधेरे में बिल्कुल वीरान पड़ा था, जिसकी हालत कुछ खास नहीं थी, पर हैरान करने वाली बात यह थी वह घर बिल्कुल साफ सुथरा था। हालांकि उस घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी और वह घर किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। तभी उस जगह पर हल्की रोशनी चमकी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस जगह पर मसाल जलाई हो। उस खंडार नुमा घर के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास लग रही थी। वह आदमी देखने में बिल्कुल कमजोर था, पर उसकी आंख किसी चील से कम नहीं थी। उस आदमी ने नीले रंग के ढीले वस्त्र पहन रखे थे और इस वक्त वह कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। उस आदमी के पीछे 2 और आदमी खड़े थे, जिनका चेहरा लकड़ी के मखोटे से ढका हुआ था, पर उन दोनों के सफेद बाल और उनकी आभा देखकर कोई भी बता सकता था वे दोनों आदमी बेहद ताकतवर है। तभी उस जगह पर हलचल हुई और उन तीनों के सामने एक आदमी आ गया। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसका मुंह भी काले रंग के कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। उस आदमी को देखकर कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने अपनी किताब पढ़नी बंद कर दी और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेहरा परिवार के मुखिया अमरीश। उस आदमी की बात सुनकर सामने खड़ा आदमी, जो कि मेहरा परिवार का मुखिया अमरीश था, उसने गहरी सांस ली और फिर अपने चेहरे पर से कपड़ा उतारते हुए कहा, हमारी 12 साल की सारी मेहनत खराब हो गई। लगता है सम्राट को हमारी योजना के बारे में पता चल गया। उन्होंने हमें लोट सिटी जाने से प्रतिबंधित कर दिया और बाकी परिवार की भी यही हालत है। अब कोई भी राजसी परिवार लोट सिटी नहीं जा सकता। अहो, अब वक्त आ गया 8वां राजसी परिवार बनने का। अब तुम्हारा परिवार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। उस आदमी की इस बात ने अमरीश को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह आदमी बिल्कुल शांत था, पर उसका हर शब्द तिरस्कार से भरा हुआ था। मैंने तुमको एक काम दिया था और तुम्हारे राजसी परिवार से वह काम भी नहीं हुआ। क्या तुम्हारा राजसी परिवार 3 छोटे परिवारों को रास्ते से हटाने में सक्षम नहीं है, या फिर तुम्हारा परिवार का अंत नजदीक है? अपने परिवार के खत्म होने के बारे में सुनकर अमरीश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकाला। हालांकि अमरीश 5वें सितारे पर नहीं था, पर वह 5वें सितारे के नजदीक था। अमरीश की एनर्जी का दबाव इतना ज्यादा था, उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी और यहां तक कि दीवारों में भी दरार आनी शुरू हो गई थी। बेशक ये सब अमरीश ने सामने खड़े आदमी पर दबाव डालने के लिए किया था।
अमरीश ने गुस्से में कहा, योग अरोड़ा, तुमने ही मुझे 1200 साल पहली योजना के बारे में बताया था और तुमने ही मुझे बताया था कि सम्राट 8वां राजसी परिवार बनाना चाहते हैं और 12 साल तक सारी योजना के फैसले तुमने ही लिए थे, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि पूरे राजगिरी महाद्वीप के 4 उत्तम श्रेष्ठ का मुखिया अधिपति युग था। अमरीश ने अपनी एनर्जी का दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया ताकि अधिपति युग को सबक मिल सके, पर जैसे ही अमरीश की एनर्जी का दबाव अधिपति युग तक पहुंच पाता, तभी अधिपति युग के पीछे खड़े एक आदमी में हलचल हुई और उसने बिजली की स्पीड से अमरीश के पास जाकर उसके पेट में मुक्का झड़ दिया और फिर दोबारा से आकर अधिपति युग के पीछे आकर खड़ा हो गया। वह मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर था, अमरीश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून की उल्टी की। वहीं दूसरी तरफ अधिपति युग अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठे हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट अभी भी बेकरार थी। अमरीश ने उन दोनों आदमियों को ध्यान से देखा और तभी उसे कुछ याद आया, मैं गलत नहीं हूं, ये दोनों जरूर वही जुड़वा भाई होंगे। अमरीश की बात सुनकर युग की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने अमरीश से कहा, इन दोनों मास्टर को पिछले 100 साल से नहीं देखा गया था, पर मैं हैरान हूं फिर भी तुमने इन दोनों को पहचान लिया। अमरीश ने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और फिर खड़े होने के बाद कहा, तुम सच में पूरे महाद्वीप के सबसे समझदार इंसान हो, जो काम कोई भी नहीं कर पाया वह काम तुमने कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था ये दोनों मास्टर अपना पहाड़ छोड़कर कभी बाहर भी आएंगे। अब इन दोनों मास्टर के मिल जाने से तुम बड़े आराम से मास्टर जगत का सामना कर सकते हो। अमरीश की बात सुनकर युग बोला, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इस तारीफ के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं, फिलहाल मेरी ताकत इतनी भी नहीं है जो मैं राज परिवार का सामना कर पाऊं। युग की बात सुनकर अमरीश ने अपने आप से कहा, ये जितना ज्यादा विनम्र है उससे कई अधिक अहंकारी भी। अमरीश बोला, अधिपति युग, मैं देख सकता हूं पूरे महाद्वीप पर आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई भी नहीं, यहां तक कि राज परिवार भी नहीं। मैं देख सकता हूं तुम उन तीनों परिवार से क्यों नहीं जीत पाए। इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ नहीं है और मैं तुमको बता दूं पूरे महाद्वीप के अंदर मैं सबसे ज्यादा समझदार नहीं हूं। युग ने खड़े होने के बाद कहा। इधर युग की बात सुनकर अमरीश बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि पूरे महाद्वीप का सबसे समझदार व्यक्ति यह कह रहा था कि मैं सबसे ज्यादा समझदार नहीं हूं। हैरान अमरीश ने युग से पूछा, अगर आप नहीं फिर कौन? जिस पर युग बोला, और कौन, मेरे ऊपर वाला। अमरीश युग की इस बात को समझ गया, उसने तुरंत कहा, क्या तुम उस बेवकूफ सम्राट की बात कर रहे हो? सभी राजसी परिवार जानते हैं तुमसे ज्यादा समझदार इंसान पूरे महाद्वीप पर कोई भी नहीं है और तुम उस बूढ़े सम्राट को सबसे ज्यादा समझदार इंसान कह रहे हो। अमरीश की बात सुनकर युग हंसने लगा और उसने कहा, मैं 40 साल से राज परिवार के लिए काम कर रहा हूं और मुझे आज तक पता नहीं चला कि सम्राट के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि मेरे लिए किसी भी इंसान को देखकर उसके दिमाग को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, पर मैं आज तक सम्राट को नहीं समझ पाया। इतना कहने के बाद युग ने अमरीश की ओर देखा और फिर आगे कहा, अमरीश मेहरा, तुम वापस चले जाओ और हाँ, कोई भी गड़बड़ मत करना वरना सम्राट तुमको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। युग की बात सुनकर अमरीश कुछ कहना चाहता था, पर जब उसने युग की ठंडी आंखों में देखा वह रुक गया। अमरीश ने युग के साथ हाथ मिलाया और फिर वहां से चला गया। अमरीश के जाने के बाद युग ने ठंडी हवा को महसूस करते हुए अपने आप से कहा, सम्राट, तुम्हारी योजनाएं क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? अब आगे क्या होगा? युग के इरादे क्या है? अगर युगराज परिवार के लिए काम करता है फिर वह सम्राट के खिलाफ क्यों है? आखिरकार युग को क्या चाहिए और उसकी क्या योजनाएं हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 53 में जा रहा हूं। 2 महीने बाद पूरा वर्मा परिवार कौशिक परिवार को छोड़कर सोम पर्वत पर रहने के लिए चला गया। सोम पर्वत भी लोट सिटी के अंदर आता था, हालांकि आसपास जंगल होने के कारण उस जगह पर कोई जल्दी से आता नहीं था। जब से सम्राट ने राजसी परिवार को लोट सिटी के अंदर प्रतिबंधित किया था, यशवंत को भी अपने सभी लोगों के साथ लोट सिटी छोड़कर जाना पड़ा था। अगर देखा जाए अब पूरे लोट सिटी के अंदर कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिनकी ताकत वर्मा परिवार जितनी हो।
लोट सिटी ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, जिस वजह से उस जगह पर निचले स्तर का ही परिवार रहता था। कुमार परिवार ही एक ऐसा परिवार था जिनकी ताकत मध्य स्तर के परिवार जितनी थी, और कुमार परिवार को छोड़कर कौशिक परिवार ही ऐसा था जो पूरी सिटी पर राज करने के लिए लायक था। पर कौशिक परिवार सिटी के मामलों में अपनी दखल अंदाजी नहीं करता था, पर सम्राट के आदेश की वजह से उन लोगों को भी अपने मुख्य परिवार में जाना पड़ा। कौशिक परिवार का मुख्य परिवार दूसरी जगह पर रहता था और लोट सिटी के अंदर मुख्य कौशिक परिवार की शाखा थी। इस वक्त रुद्र सोम पर्वत के पिछले वाले जंगल के अंदर था और उसके सामने 1 मीटर गहरे और आधे मीटर चौड़े गड्ढे के अंदर खून पड़ा हुआ था। उस लाल खून के अंदर बुलबुले उठे, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से हाथ जितनी लकड़ी की बोतल बाहर निकाली और अपने इविल सोल की मदद से कुछ खून को अपनी बोतल के अंदर भर लिया। उस बोतल को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, पूरे 2 महीने तक उस बर्फीले कीड़े को पालने के बाद वह कीड़ा पूरी तरह तैयार हो गया। असल में इस बर्फीले कीड़े को पालने का कोई तरीका नहीं था। अगर इस बर्फीले कीड़े को जिंदा रखना है, इसके लिए आपको किसी जिंदा इंसान के शरीर की जरूरत पड़ेगी। अगर वह इंसान किसी वजह से मर जाता है, बर्फीला कीड़ा तुरंत उस मर्त शरीर को छोड़ देता है, और अगर बाहर आने के बाद उस बर्फीले कीड़े को किसी दूसरे इंसान का शरीर नहीं मिला, वह कुछ मिनट बाद मर जाएगा। पर रुद्र ने अपने पिछले जन्म के अंदर प्राचीन किताब में इस बर्फीले कीड़े को पालने का तारीख पढ़ा था, जिस वजह से रुद्र इस कीड़े को जिंदा रख पाया, और 2 महीने तक रुद्र ने इस कीड़े के साथ अपने दिमाग का संबंध बनाया, जिस वजह से रुद्र इस बर्फीले कीड़े को नियंत्रित कर सकता था। ये बर्फीला कीड़ा इतना ज्यादा ताकतवर था, अगर एक बार ये किसी के शरीर में चला गया, फिर ना चाहते हुए भी उस आदमी को उसकी बात माननी पड़ेगी जो उस कीड़े को नियंत्रित कर रहा है। उस प्राचीन किताब के अंदर रुद्र ने दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक और भी तरीका पढ़ा था, पर उसके अंदर अगर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है, वह आपको मार भी सकता है, जिस वजह से आज तक रुद्र ने उस तरीके को नहीं अपनाया। पर अब रुद्र के पास ये बर्फीला कीड़ा था, जिसकी मदद से वह किसी भी मास्टर को कंट्रोल कर सकता था। अगर एक बार यह बात किसी भी मास्टर को पता चल गई, वह रुद्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। आखिरकार रुद्र के पास एक ऐसा कीड़ा है जिसकी मदद से वह किसी भी मास्टर को कंट्रोल कर सकता है। रुद्र ने उस गड्ढे को पत्थर से पूरी तरह ढक दिया और फिर घर के लिए निकल गया। रुद्र ने इन 2 महीना के अंदर पूरे सोम पर्वत के चारों तरफ 4 फॉर्मेशन लगाई थी, जो कि 5वें स्तर की थी। अगर एक बार कोई मास्टर भी उस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया, बहुत ज्यादा संभावना है उसकी मौत निश्चित है। सोम पर्वत पर आने के बाद रुद्र ने कनिका को ढूंढा और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। कनिका भी रुद्र की बात सुनकर उसके पीछे जाने लगी, हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि रुद्र उसे क्या कहना चाहता है। पर पिछले 2 महीनों से कनिका बहुत ज्यादा खुश थी, और खुश भी क्यों ना हो, पिछले 2 महीनों के अंदर राज परिवार ने हजारों स्पिरिचुअल स्टोन और ताकत बढ़ाने वाली दवाएं भेजी थी, जिस वजह से वर्मा परिवार का विकास तेजी से हो रहा था। कनिका पिछले 2 महीनों के अंदर इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी, उससे रुद्र के साथ भी बात करने का वक्त नहीं मिला था। रुद्र और कनिका एक कमरे के अंदर आ गए, जहां रुद्र ने कमरे को बंद कर दिया। रुद्र को ऐसा करते हुए देखकर कनिका ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और फिर अपने आप से कहा, ये करना क्या चाहता है, पर ये ऐसा कैसे कर सकता है। आखिरकार कनिका ने कह दिया, रुद्र तुम क्या करने वाले हो। पर रुद्र का चेहरा गंभीर था और वह कनिका को देख रहा था। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं। रुद्र की बात सुनकर कनिका को झटका लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसने गलत सुन लिया, पर जब उसने रुद्र का गंभीर चेहरा देखा, उसे पूरा यकीन हो गया। कनिका ने हड़बड़ाहट में कहा, रुद्र तुम क्यों जाना चाहते हो। हमारा परिवार लोटास सिटी के अंदर पहले स्थान पर आता है और हमारा परिवार तरक्की भी कर रहा है। रुद्र ने शांति से जवाब दिया, अपने परिवार के लिए। अगर मुझे वर्मा परिवार को सुरक्षित रखना है, इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है राजसी परिवार को इस बारे में नहीं पता चलेगा कि हमारा परिवार 8वां राजसी परिवार बनने की कोशिश कर रहा है, और जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा, वे लोग हमें मार डालेंगे। यहाँ तक कि कौशिक परिवार को भी जब इस बारे में पता चलेगा, वे लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। राजीव ने उस बैठक के अंदर एक बात सही कही थी, एक परिवार को ताकतवर बनाने के लिए ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं उन्हीं ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं।
रुद्र का मकसद ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को वर्मा परिवार का सदस्य बनाना ही नहीं बल्कि उन 3 नर्क द्वार को भी ढूंढना था जिनके अंदर महान सम्राट के खजाने की संभावना थी। हालांकि उन्हें ढूंढना रुद्र के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि वे तीनों जगह अपना अपना स्थान बदलती रहती है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक किताब बाहर निकाली और उस किताब के बारे में बताते हुए कहा, इसके अंदर चारों 5वें स्तर की फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के बारे में लिखा है। तुम कुछ दिनों के अंदर उन चारों फॉर्मेशन को नियंत्रित करना सीख जाओगी। जब मुसीबत आएगी यह फॉर्मेशन दुश्मन को बाहर रोक कर रखेंगी। तुम कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हो? कनिका ने उदास चेहरे के साथ पूछा। पता नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूं, मुझे आने में वक्त लगेगा। इससे पहले रुद्र आगे कुछ कह पाता तभी कनिका की आंखों से चमकता हुआ आंसू नीचे गिर गया। रुद्र ने कनिका के आंसू को पूछा और फिर उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने कनिका के हाथों में फॉर्मेशन को नियंत्रित करने वाली किताब को दे दिया और फिर कहा, अंगद और समर को भी मेरे पास भेजो, मुझे उनसे भी कुछ बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर कनिका मुड़ी और उस जगह से जाने लगी, पर तभी उसने रुद्र के गालों को अपने होठों से स्पर्श करते हुए कहा, जल्दी आना। इतना कहने के बाद कनिका अपने लाल गालों के साथ उस जगह से चली गई। वही रुद्र अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और जब तक रुद्र कुछ समझ पाता उतनी देर में अंगद और समर कमरे के अंदर आ गए। उन दोनों को भी पता चल गया था कि रुद्र बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला है, इसलिए उन दोनों के मुंह भी लटके हुए थे। रुद्र ने समर के कंधों पर हाथ रखा और फिर उससे कहा, तुम वर्मा परिवार के आखिरी मर्द हो। आगे आने वाले समय में तुम्हारी बहन तुम्हारे ऊपर निर्भर होगी और उस दिन के लिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने अंगद की ओर देखा और फिर अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक किताब निकाल ली जिसे खुद रुद्र ने लिखा था। उस किताब को देखकर अंगद की भौहें चढ़ गई। जहां रुद्र ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, क्या तुम्हें याद है एक बार जानवी ने तुम्हें कहा था तुम्हारे अंदर जितनी काबिलियत है तुम दूसरे सितारे से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते हो। रुद्र ने थोड़ा रुककर आगे कहा, जानवी ने बिल्कुल सही कहा था। रुद्र की बात सुनकर अंगद का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा। रुद्र बोला, पर मैं उसकी बातों को गलत साबित कर सकता हूं। मेरे हाथ में मध्य स्तर की शैतानी मार्शल आर्ट है। इस मार्शल आर्ट को कोई भी अभ्यास कर सकता है और इस मार्शल आर्ट के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है जो तुम्हारी काबिलियत को भी पीछे छोड़कर तुम्हें ताकतवर बना देगी। रुद्र की बात सुनकर अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह उस मार्शल आर्ट को अपनी चमकती आंखों से देखने लगा। पर अगले ही पल रुद्र बोला, पर मैं तुमको एक बात बता दूं, इस मार्शल आर्ट को अभ्यास करने वाले को बहुत ज्यादा दर्द होगा, जिस दर्द की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि कोई तुम्हें गर्म तेल के अंदर उबाल रहा हो और अगर तुमने एक बार इस मार्शल आर्ट को अभ्यास करना शुरू कर दिया तुम बीच में भी नहीं रुक सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। रुद्र की बात सुनकर अंगद का गला सूख गया पर उसके अंदर उत्साह भरा हुआ था। रुद्र उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय को साफ साफ देख सकता था। जब तक मेरे पास ताकतवर बनने का मौका है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद अंगद ने रुद्र से उस मार्शल आर्ट की किताब को ले लिया। रुद्र ने अंगद को चेतावनी देते हुए दोबारा कहा, मैं तुमको एक बार और बता रहा हूँ, इस मार्शल आर्ट को अभ्यास करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होगा और शायद तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर दे। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि शायद मैं इस मार्शल आर्ट को अभ्यास करने से अच्छा मर जाऊं। बहुत ही कम शैतानी मार्शल आर्टिस्ट इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। रुद्र की बात सुनकर अंगद का उत्साह कम नहीं हुआ था। उसने रुद्र से कहा, मुझे अब तक सबसे ज्यादा दर्द उस वक्त हुआ था जब मैंने अपनी आंखों से अपने मुखिया को मरते हुए देखा था। उस वक्त कमजोर होने के कारण मैं अपने मुखिया को नहीं बचा पाया और मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा दर्द मुझे कभी अपनी पूरी जिंदगी में होगा, इसलिए मैं ताकतवर बनकर वर्मा परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। अंगद की बात सुनकर रुद्र ने अंगद को ध्यान से देखा पर अंगद की बात सुनने के बाद रुद्र की आंखों में अंगद के लिए सम्मान था। रुद्र ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जब मैं वापस आऊंगा मुझे इस जगह पर ताकतवर अंगद दिखाई देना चाहिए, ना कि किसी अंगद का मरा हुआ शरीर। अरे मैं इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं हूं, देखना उस वक्त तुम्हें ताकतवर अंगद दिखाई देगा। अंगद ने हंसते हुए जवाब दिया।
इतना कहने के बाद अंगद जाने के लिए तैयार था, पर तभी अंगद ने रुद्र को गले से लगा लिया और कहा, रुद्र तुम्हारा धन्यवाद मुझे इस मार्शल आर्ट को देने के लिए, आज के बाद मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। इतना कहने के बाद अंगद समर के साथ उस जगह से चला गया। रुद्र ने पहले ही अवनी को खबर पहुंचा दी थी और अब तक अवनी भी कमरे के बाहर पहुंच गई थी। रुद्र ने अवनी को कमरे के अंदर बुलाया और कहा, मिस अवनी, मैंने आपको जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? अब आगे क्या होगा? आखिरकार वह कौन सा काम था जिसको रुद्र ने अवनी को दिया था? और रुद्र लोस्ट सिटी छोड़कर किस जगह पर जाएगा? क्या रुद्रा किसी नर्क द्वार को ढूंढकर महान सम्राट का खजाना प्राप्त कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 54 कुमार परिवार के इरादे। अवनी के आते ही रुद्र ने अवनी को जो काम दिया था उस बारे में पूछा, जहां अवनी ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने आसपास के इलाकों से 800 अनाथ बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उनकी उम्र भी 13 साल से कम है। वैसे तुम उन बच्चों को कब से मार्शल आर्ट सिखाने वाले हो? अवनी की बात सुनकर रुद्र ने अवनी को घूर कर देखा और फिर उससे कहा, तुम्हें पूरा यकीन कैसे है मैं उन बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम इतने ज्यादा दयालु भी नहीं हो जो तुम 800 अनाथ बच्चों को बुलाकर उनका पालन पोषण करोगे। जरूर तुम उन बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाकर अपने परिवार का सिपाही बनाना चाहते हो। अवनी ने अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए कहा। पर अवनी की बात सुनकर रुद्र को कुछ याद आया। उसने अपने आप से कहा, मैंने भी एक अनाथ बच्चे को पाल पोष कर बड़ा किया, उसे वह सब कुछ सिखाया जो मैंने इतने सालों की मेहनत से अर्जित किया था, और वह देखते ही देखते इतनी कम उम्र में महान मास्टर बन गया। पर उसने क्या किया? प्राचीन किताब के लालच में मुझे धोखे से मार दिया। अपने शिष्य के बारे में सोचकर रुद्र को गुस्सा आ गया, क्योंकि आज वह उसी की वजह से इस जगह पर था। रुद्र की बोहे चढ़ गई और उसने अपनी मुट्ठी को बींच लिया। अवनी भी रुद्र को अचानक से गुस्से में देखकर हैरान थी, पर तभी रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक मार्शल आर्ट बाहर निकाली और अवनी को देते हुए कहा, तुम इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह सीख लेना और अपनी भरोसेमंद सिपाहियों को भी इस मार्शल आर्ट को सिखा देना। इसकी मदद से तुम्हारी काबिलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तुम गुप्त रूप से वर्मा परिवार की रक्षा कर सकती हो, और मैं चाहता हूं तुम उन 800 बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाओ। उनमें से जो सबसे ज्यादा खराब है उन्हें वर्मा परिवार का सिपाही बना देना, और जो अच्छे हैं उन्हें अपने पास रखकर वह मार्शल आर्ट सिखा देना, और जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं उन्हें अंगद के पास भेज देना और उससे कहना इन सभी बच्चों को रुद्र ने भेजा है और इनको भी उसी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना है जो तुम्हारे पास है। अवनी ने रुद्र की बातों पर गौर किया और उसने तुरंत पूछा, तुम इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? क्या तुम कहीं जाने वाले हो? हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर अवनी हैरान हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, पर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? देखना, एक दिन वर्मा परिवार जरूर राजसी परिवार बन जाएगा। अवनी की बात सुनकर रुद्र को ना चाहते हुए भी अवनी को वह सब कुछ बताना पड़ा जो उसने कनिका को बताया था। रुद्र की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद अवनी ने सर हिलाया और वह भी रुद्र की बात मान गई, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र कितना ज्यादा जिद्दी है, वह कुछ भी कर ले रुद्र नहीं रुकेगा। अवनी को सारा काम बताने के बाद रुद्र ने अवनी को जाने के लिए कह दिया। रुद्र की बात सुनकर अवनी उस जगह से जाने लगी, पर गेट के पास आने के बाद अवनी रुकी और कनिका की तरह अवनी ने भी अपने होठों को रुद्र के गालों पर स्पर्श कर दिया। अवनी को भी कनिका की तरह हरकत करते देखकर रुद्र हैरान था, और अब तक अवनी भी जा चुकी थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, आजकल इन लड़कियों को क्या हो गया? ये बार बार मेरे गाल क्यों गीला कर रही है? कुछ समय बाद रुद्र से मास्टर जसवीर मिलने के लिए आए, क्योंकि रुद्र ने उन्हें भी बुलाया था। रुद्र ने मास्टर जसवीर को भी उनके सभी काम समझा दिए, जहां मास्टर जसवीर ने भी रुद्र से बिना सवाल करे सारा काम करने के लिए तैयार हो गए। मास्टर जसवीर पूरे वर्मा परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी थे और उनकी ताकत भी पूरे वर्मा परिवार में सबसे ज्यादा थी, पर अगर देखा जाए वर्मा परिवार के सभी फैसले रुद्र लेता था और उन्हें भी रुद्र की बात माननी पड़ेगी, चाहे वह उनसे कमजोर ही क्यों ना हो। और वैसे भी रुद्र ने मास्टर जसवीर पर बहुत ज्यादा एहसान किए थे और कहीं ना कहीं कनिका के पिता मास्टर जसवीर की गलती से मारे गए थे।
इसीलिए उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था और वह अपने सच्चे दिल से वर्मा परिवार की रक्षा करना चाहते थे, वरना चौथे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं और वे ऐसे ही किसी दूसरे सितारे वाले मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं झुकेंगे। चौथा सितारा तो बहुत ज्यादा दूर है, कोई तीसरे सितारे वाला मार्शल आर्टिस्ट भी दूसरे सितारे वाले मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं झुकेगा। पर मास्टर जसवीर को रुद्र की काबिलियत के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उन्हें कभी कभी रुद्र के अंदर ऐसी झलक दिखाई देती थी कि रुद्र पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बना है। रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक और मार्शल आर्ट निकाल ली और ये वाली मार्शल बाकी मार्शल आर्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि इस मार्शल आर्ट को रुद्र ने नहीं लिखा था। ये मार्शल आर्ट सुनहरी किताब के अंदर लिखी हुई थी और कोई भी उस मार्शल आर्ट को देखकर बता सकता था कि ये वाली मार्शल आर्ट जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर रुद्र के पास ऐसी ऐसी मार्शल आर्ट थी जो पूरे राजगिरी महाद्वीप पर भी नहीं पाई जाती होगी। रुद्र ने वह किताब मास्टर जसवीर को देते हुए कहा, ये वह मार्शल आर्ट है जिसे राजकुमार ने तीनों परिवार की मार्शल आर्ट को एक करके बनाया है। मैं इस मार्शल आर्ट को आपको देना चाहता हूं और हाँ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मास्टर जसवीर ने उस मार्शल आर्ट को रख लिया और फिर रुद्र से कहा, चलो मुझे तुम्हारी बात पूरी समझ में आ गई, पर हमें कुमार परिवार का क्या करना है? क्या तुम उन्हें मरवाना चाहते हो? मास्टर जसवीर की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई और उसने मास्टर जसवीर से कहा, फिलहाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुमार परिवार सम्राट की योजना का हिस्सा है और हम उन्हें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, पर अगर कुमार परिवार ने कुछ करने की जरूरत की फिर हम। हा हा हा। रुद्र जोर जोर से हंसने लगा और मास्टर जसवीर ने रुद्र की आंखों में किसी को मारने का इरादा देखा। मास्टर जसवीर को भी समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है। अगर कुमार परिवार वर्मा परिवार के साथ कुछ गलत करना चाहेगा, उन्हें बेझिझक कुमार परिवार को मार डालना है। अगले दिन जैसे ही सूर्य की किरण सोम पर्वत पर पड़ी, रुद्र सोम पर्वत से निकल गया। सभी लोग रुद्र को जाते हुए देख रहे थे। उस जगह पर कुमार परिवार को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे। कुछ ही देर के अंदर रुद्र उनकी आंखों से ओझल हो गया। कुमार परिवार का मुखिया जंगशेर और उसका बेटा भी झाड़ियों के पीछे छिपकर रुद्र को जाता हुआ देख रहे थे। उनके चेहरे पर शैतानी हंसी थी और कोई बच्चा भी उन्हें देखकर बता सकता था रुद्र को जाते हुए देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा खुश है। विवेक बोला, आखिरकार ये कमीना इस जगह से जा रहा है, इसके बिना पूरा वर्मा परिवार बेकार है। अब हम वापस जाकर वर्मा परिवार पर कब्जा कर लेंगे। क्यों, सही कहा ना पिताजी? जंगशेर ने जाते हुए रुद्र को देखकर कहा, हाँ मेरे बेटे, इस कमीने ने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी गलती की है। जब तक ये वापस आएगा हमारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल हमारा काम गुप्ता परिवार को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वर्मा परिवार पहले से ही कमजोर है और अगर हमने गुप्ता परिवार को रास्ते से हटा दिया फिर हमारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन दोनों को कहाँ पता था कि रुद्र कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर वह चाहे रातों रात कुमार परिवार का नामो निशान मिटा सकता था, पर रुद्र के जाने के बाद सच में वर्मा परिवार पहले की तरह तरक्की नहीं कर पाएगा। पर रुद्र ने इतना इंतजाम कर दिया था कि कोई भी आकर वर्मा परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब आगे क्या होगा? रुद्र के जाने के बाद कुमार परिवार वर्मा परिवार के साथ क्या करेगा और सोम पर्वत छोड़ने के बाद रुद्र कहां पर जाएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 55 भिखारन लड़की। एक आदमी जिसने अपने पूरे शरीर को काले रंग के चौगे से ढका हुआ था, उस आदमी की आंखें के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह जंगल से बाहर निकला और उसने अपने सामने खुले मैदान को देखा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया जिसके द्वारा सभी लोग अंदर बाहर जा रहे थे। बेशक अंदर एक सिटी थी और उस सिटी के अंदर जाने का रास्ता उस आदमी के सामने था। वह उस बड़े से गेट के सामने पहुंच गया जहां एक सिपाही ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अपना प्रवेश चिन्ह दिखाओ। उस सिपाही की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाला जिसके ऊपर किसी प्रकार की मोहर लगी हुई थी। उस सिपाही ने मोहर को देखकर आदमी को आगे जाने का इशारा किया और फिर उस जगह पर मौजूद दूसरे आदमियों का प्रवेश चिन्ह देखने लगा। लगभग सभी सिपाहियों से 100 मीटर दूर आने के बाद उस आदमी ने अपने मुंह के ऊपर से कपड़ा उतार और उसके चेहरे पर सूर्य की किरण पड़ी। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। उसने अपने पीछे उन सभी सिपाहियों को दिखा और फिर शैतानी हंसी हंसते हुए कहा,
तुम सभी मेरे सामने बेकार हो। रुद्र को वर्मा परिवार छोड़े हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया और आज वह मून सिटी पहुंच गया। मून सिटी मेहरा परिवार के अंदर आती थी, या फिर हम कह सकते हैं पूरी मून सिटी पर मेहरा परिवार का राज चलता है। जिस तरह लोट सिटी के अंदर कौशिक परिवार का राज चलता था, बिल्कुल इसी तरह मून सिटी के अंदर मेहरा परिवार का राज चलता है। और रुद्र ने अपने आप को इसलिए छुपाया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। रुद्र मून सिटी इसलिए आया था ताकि वह किसी शैतानी जानवर को पकड़ सके, और शैतानी जानवर माली पर्वत पर मिलते थे जिसका रास्ता मून सिटी से होकर जाता था, इसलिए रुद्रा मून सिटी आया। कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत को और भी तरीकों से बढ़ा सकता है, जैसे हथियार या फिर किसी प्रकार के खजाने, और बिल्कुल इसी तरह आध्यात्मिक जानवर और शैतानी जानवर से भी कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ा सकता है। जैसे राजेश शैतानी चील की मदद से एक साथ 3 मार्शल आर्टिस्ट को संभालने में सक्षम था, और बिल्कुल इसी तरह मास्टर यशवंत अपने आध्यात्मिक हथियार की वजह से एक साथ 2 मार्शल आर्टिस्ट को संभालने में सक्षम थे। इसलिए किसी प्रकार का हथियार, कोई आध्यात्मिक जानवर या फिर शैतानी जानवर किसी मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर कोई शैतानी मार्शल आर्टिस्ट अपने लिए किसी जानवर को चुनता है, वह शैतानी जानवर हो जाता है, और अगर कोई आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट अपने लिए किसी जानवर को चुनता है, वह आध्यात्मिक जानवर हो जाता है। आध्यात्मिक और शैतानी मार्शल आर्टिस्ट में सिर्फ कुछ ही अंतर होता है, जैसे शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के अंदर कोई दया नहीं होती, बल्कि वह बहुत ज्यादा क्रूर और निर्दय होता है। वही आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शांत होते हैं और उनके तरीके भी इतने ज्यादा क्रूर नहीं होते। वही शैतानी मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत क्रूर और निर्दय तरीके अपनाते हैं। वही आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत सामान्य तरीके से बढ़ते हैं। जब सातों राजसी परिवार की स्थापना हुई थी, उस वक्त मून सिटी को मेहरा परिवार ने लिया था, और तभी से अगर किसी को मरली पर्वत पर जाना है, उसे मून सिटी से होकर जाना पड़ेगा, और मून सिटी के अंदर वही मार्शल आर्टिस्ट जा सकता है जिसके पास प्रवेश चिन्ह होगा। और रही बात रुद्र के पास प्रवेश चिन्ह कहां से आया, रुद्र के पास एक नहीं बल्कि 2 प्रवेश चिन्ह थे, जो उसे मास्टर राजेश और मास्टर महेश की स्पेस रिंग के अंदर से मिले थे। रुद्र ने आगे चलना प्रारंभ किया। रुद्र इस जगह पर अपने लिए फिनिक्स ढूंढने के लिए आया था जिसकी खासियत बिजली थी, और रुद्र को ऐसे फिनिक्स की तलाश इसलिए थी क्योंकि यशवंत के हिसाब से नरक द्वार के अंदर जाने के लिए उसे बिजली का सामना करना होगा। हालांकि ये बात अलग है, आज तक कोई भी नरक द्वारा नहीं गया, पर रुद्र की बात अलग थी। वह अपने पिछले जन्म में महान सम्राट था और उसने बहुत से ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे, और रुद्र को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वह उन नरक द्वार के अंदर जाकर सम्राट के खजाने को जरूर ढूंढेगा। ऐसे फिनिक्स जिनकी खासियत बिजली की होती है, वे बिजली को बड़े आराम से खा सकते हैं। अगर एक बार रुद्र ने ऐसे फिनिक्स को अपना पालतू बना लिया, वह बड़े आराम से उस नरक द्वार के अंदर चला जाएगा। अभी रुद्र इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसके सीने से कोई चीज टकरा गई। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और उसने अपने सामने देखा। उसके सामने एक भिखारन खड़ी थी जिसका चेहरा रुद्र को साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इससे पहले रुद्र उसे कुछ कह पाता, तभी वह लड़की बोली, अरे रुको, चिल्लाओ मत। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र ने उसे घूर कर देखा और उसकी भौहें चढ़ गई। तभी उस अपने सामने से 20 लोगों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकतर लोग दूसरे सितारे पर थे। रुद्र का चौगे उस लड़की को छुपाने के लिए काफी बड़ा था और वह लड़की बेझिझक रुद्र के चौगे में छिप गई। जब उन लोगों का झुंड रुद्र के पास से गुजरा, उनमें से एक आदमी ने सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी हो, हमें उसको ढूंढना होगा, वरना मुखिया हमें नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग बिखर गए। जैसे ही वे सभी लोग उस जगह से चले गए, वह लड़की रुद्र के चौगे से बाहर आई और उसने रुद्र को देखते हुए राहत की सांस ली। आखिरकार ये लड़की कौन थी और इतने सारे लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं, और क्या रुद्र इस लड़की की मदद करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 56, सुनहरी रेत। उस भिखारन की लंबाई रुद्र से थोड़ी कम, पर उसकी उम्र रुद्र जितनी लग रही थी। उस भिखारन ने रुद्र को ध्यान से देखा और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने सच में उन लोगों को बेवकूफ बना दिया, वैसे तुम्हारा धन्य। इससे पहले वह भिखारन आगे कुछ कह पाती, रुद्र उसको अनदेखा करके जाने लगा। वह भिखारन स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत रुद्र का रास्ता रोका और फिर अपने चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद।
पर रुद्र उसको दोबारा से अनदेखा करके जाने लगा, पर उस भिखारन ने हार नहीं मानी और उसने रुद्र के पास जाकर अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम इस सिटी से बाहर जा रहे हो? मुझे भी इस सिटी से बाहर लेकर चलो। इस सिटी से बाहर जाने के लिए सिपाही प्रवेश चिन्ह नहीं देखते हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर उस भिखारन ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा, असल में मैंने उन सिपाहियों का सामान चोरी कर लिया और वे मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। रुद्र बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम लाचार लड़की हो। भला दूसरे सितारे के चौथे स्तर वाली लड़की कब से लाचार हो गई? किसी आम लड़की के लिए दूसरे सितारे पर पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर तुम्हारी बात सच भी हो, मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकता। रुद्र की बात सुनकर वह भिखारन हक्की बक्की रह गई और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इस वक्त उस भिखारन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। इतना कहने के बाद रुद्र आगे जाने लगा, पर तभी पीछे से उस भिखारन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम माली पर्वत पर जाना चाहते हो? उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र रुक गया। इस जगह पर सभी लोग माली पर्वत पर जाने के लिए आते हैं और मैं भी उसी जगह पर जा रहा हूँ। रुद्र की बात सुनकर वह भिखारन हैरान हो गई और उसने अपने आप से कहा, क्या ये पागल है? कोई भी आम इंसान इस वक्त माली पर्वत पर जाकर अपनी जान नहीं गंवाएगा। वह भिखारन रुद्र के पास गई और उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम माली पर्वत पर 3 महीने से पहले नहीं जा सकते? रुद्र की भौहें चढ़ गई और उसने कहा, ऐसा क्यों? वह भिखारन बोली, क्योंकि माली पर्वत पर बहुत जल्दी सुनहरी रेत निकलने वाली है, इसी वजह से मेहरा परिवार ने माली पर्वत पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 3 महीने से पहले कोई भी माली पर्वत पर नहीं जा सकता। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, क्या सुनहरी रेत? रुद्र को सुनहरी रेत के बारे में बहुत अच्छे से पता था। सुनहरी रेत को धरती का खून भी कहा जाता है और इसकी मदद से 5वें स्तर के हथियार को भी बनाया जाता है। सबसे जरूरी बात, इस रेत की मदद से रुद्र अपने इविल सोल को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर रुद्र को ये रेत मिल गई, रुद्र का इविल सोल पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर कोई भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट रुद्र के इविल सोल को जल्दी खत्म नहीं कर पाएगा। उस भिखारन ने रुद्र को सोच में देखकर खांसते हुए कहा, चलो हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं। मुझे सभी सिपाहियों से छुपकर माली पर्वत जाने का रास्ता पता है और हम लोग थोड़ी सी सुनहरी रेत भी चुरा लेंगे। बदले में तुम मुझे सिटी से बाहर लेकर जाना। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र को मन ही मन हंसी आ गई। उसे क्या लगता था मेहरा परिवार की निगरानी में वे लोग हमें थोड़ी सी भी रेत चोरी करने देंगे? रुद्र ने कहा। उस भिखारन ने रुद्र की सहमति के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां रुद्र ने उसके साथ हाथ मिलाया। रुद्र के साथ सौदा करने के बाद वह भिखारन उछलने लगी और उसने उछलते हुए कहा, आखिरकार अब मुझे इस सिटी से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तभी उस भिखारन को कुछ याद आया और उसने रुद्र से कहा, अरे मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गई। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, रुद्रा। रुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारन को अपना नाम बता दिया, क्योंकि रुद्र को पता था इस सिटी के अंदर मौजूद किसी को भी रुद्र के बारे में नहीं पता होगा, भले ही ये सिटी मेहरा परिवार के अंदर आती हो। क्योंकि रुद्र ने मेहरा परिवार के 2 श्रेष्ठ को मारा है, इस बात को मेहरा परिवार ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया होगा। अगर वे लोग ऐसा करेंगे, कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करेगा। भला दूसरे सितारे वाला मार्शल आर्टिस्ट चौथे सितारे वाले 2 श्रेष्ठ को कैसे मार सकता है? इसलिए रुद्र ने बेझिझक उसको अपना नाम बता दिया। उस भिखारन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम प्रिया है। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने मन ही मन कहा, बेशक ये तुम्हारा झूठा नाम है। जैसे ही वे दोनों उस जगह से माली पर्वत की ओर निकलने वाले थे, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। जब रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, उसे नीले वस्त्र पहने हुए 20 से भी ज्यादा लोग दिखाई दिए और उन सभी का मार्गदर्शन सबसे आगे खड़ा लड़का कर रहा था, जिसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। उस लड़के ने प्रिया की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, चलो अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, तुमने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो?
अपने सामने खड़े लड़के को देखकर प्रिया के होंठ कांपने लगे और वह तुरंत रुद्र के पीछे छुप गए। ये लोग मुझे ले जाने के लिए आए हैं, कुछ भी करके मुझे बचा लो। प्रिया को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सामने खड़े लड़के ने रुद्र को दिखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, यह मामला तोमर परिवार का है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तुम यहां से जा सकते हो। तोमर परिवार का नाम सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ गई और उसने अपनी निगाहें प्रिया की ओर घुमाई। क्या इस लड़की ने सच में तोमर परिवार को नाराज किया है? तोमर परिवार पूरी मून सिटी का सबसे ताकतवर परिवार था, क्योंकि उसके अंदर चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट था। पर अगर देखा जाए तोमर परिवार मेहरा परिवार का गुलाम था और तोमर परिवार को मेहरा परिवार ही नियंत्रित करती थी। प्रिया ने रुद्र को आस भरी नजरों से देखा और फिर कहा, मुझे इन लोगों से बचा लो। प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने तुरंत प्रिया को अपने पास खींचा। रुद्र को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सामने खड़ी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी भौहें चढ़ गई। वही प्रिया भी हैरान थी और शर्म की वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे। उस लड़के ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर रुद्र बोला, अगर तू इस लड़की को ले जाना चाहता है पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। रुद्र की बात सुनकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या तू तोमर परिवार को नहीं जानता? लगता है तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उसकी बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तोमर परिवार को कौन नहीं जानता, सभी लोगों को पता है तोमर परिवार मेहरा परिवार का कुत्ता है जो उनके इशारों पर नाचता रहता है। रुद्र की बात सुनकर वह लड़का गुस्से में पागल हो गया और प्रिया ने भी थोड़े गुस्से में रुद्र से दूर होते हुए कहा, अरे तुम किसी परिवार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? प्रिया की बात सुनकर रुद्र स्तब्ध रह गया और बोला, तुम ये क्या कर रही हो? मैं इन लोगों से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। इससे पहले रुद्र आगे कुछ का पता तभी उस लड़के ने अपने पीछे खड़े 20 मार्शल आर्टिस्ट के झुंड से कहा, इसे पकड़ लो। अपने मास्टर की बात सुनकर सभी लोगों ने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया। जहां सिपाहियों को देखकर प्रिया भी दोबारा से रुद्र के पीछे छुप गई। रुद्र ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाए और फिर अपने आप से कहा, अधिकतर लोग दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है और बस 3 लोग ऐसे हैं जो छठे स्तर पर है। इतना सोचने के बाद रुद्र के हाथों में गहरे लाल रंग का ओरा आ गया और उसने सबसे नजदीक खड़े सिपाही की छाती में अपना मुक्का जड़ दिया। रुद्र का मुक्का खाने के बाद उस सिपाही को ऐसा लगा जैसे कि उसकी सभी रक्त वाहिका फट चुकी हो और गिरने से पहले उसने खून की उल्टी की। रुद्र यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसका हाथ चारों तरफ घूम रहा था और हर एक हमले के साथ कोई ना कोई सिपाही गिर रहा था। कुछ ही देर के अंदर रुद्र ने उस पूरे झुंड का सफाया कर दिया और सभी लोग जमीन पर पड़े करहा रहे थे। वह लड़का जो कुछ समय पहले गुस्से में था अब उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह लड़का दूसरे सितारे के 8वें स्तर पर था और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह एक साथ इतने ज्यादा लोगों का सामना कर सके। रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था, फिर भी वह अपने एक मुक्के में एक सिपाही को ढेर करने में सक्षम था और जो चीज उसने नहीं पहचानी थी, रुद्र का मुक्का उन सभी सिपाहियों के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचा रहा था। अब आगे क्या होगा? आखिरकार प्रिया ने ऐसा क्या किया जो तोमर परिवार प्रिया के पीछे पड़ा है और वह लड़का कौन था जो प्रिया को लेने के लिए आया था? जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 57, उसे जाने दो। कुछ ही पल के अंदर सभी सिपाही जमीन पर पड़े थे। सामने खड़े लड़के ने अपने सभी सिपाहियों का ये हाल देखकर रुद्र को गंभीरता से देखा, यहाँ तक कि प्रिया के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। प्रिया जानती थी कि रुद्र ताकतवर है पर वह ये नहीं जानती थी कि रुद्र इतना ज्यादा ताकतवर है। सामने खड़े लड़के ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, आज तूने पीयूष तोमर को पुश्तैनी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इतना कहने के बाद उसने जमीन पर पड़े पत्थर को अपने पैरों से चकनाचूर कर दिया। पीयूष तोमर। रुद्र की भौहें चढ़ गई और बोला, तोमर परिवार का सबसे बड़ा लड़का, मैंने सुना है आपके पिता आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके पिता के बाद आप ही अपने परिवार के अगले मुखिया बनने वाले हैं। क्या हुआ? मेरे बारे में जानकर मुझसे माफी मांगने के बारे में सोचने लगा। पीयूष ने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया आपका पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ जाएगा। मून सिटी के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जिस जगह पर जाकर मैं छुप सकूं। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा।
पर अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, इस वीरान जगह पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं तुझे मार भी दूं, तेरे परिवार को कौन बताएगा तुझे मारने वाला मैं हूं। इतना कहने के बाद रुद्र तुरंत पीयूष की ओर हमला करने के लिए भागा। रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीयूष हैरान था। उसे नहीं लगा था कि रुद्र कभी मुझे मारने के बारे में सोचेगा। रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था और वही पीयूष दूसरे सितारे के 8वें स्तर पर था। इन दोनों के बीच में 3 सितारे का अंतर था और हर एक स्तर का अंतर सामने वाले को कमजोर मानता है। पर रुद्र 3 सितारे का अंतर होने के बावजूद भी पीयूष की तरफ बेझिझक आ रहा था। रुद्र की आंखों में पीयूष के लिए हत्या का इरादा था। पीयूष इतना ज्यादा सहम गया, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। पीयूष ने अपनी जीभ काटी और उस दर्द से पीयूष बाहर आया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब सामने वाला किसी को बिना कुछ सोचे समझे मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके दुश्मन के अंदर डर पैदा होना स्वाभाविक बात है। पर अपने दुश्मन को इतना ज्यादा डरा देना कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, उसके लिए सालों तक युद्ध के अंदर अपने दुश्मनों को मारना पड़ता है। जब अपने दुश्मनों को मारना उसकी आदत बन जाती है, तब जाकर कोई अपने दुश्मन को इतना ज्यादा डरा सकता है, उसके अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होती। अपनी जीभ काटकर पीयूष रुद्र के डर से बाहर आ गया, पर रुद्र उसके बहुत ज्यादा करीब था। पीयूष ने हवा के अंदर अपने मुके को अजीब तरीके से घुमाया, जिसकी वजह से हवा के अंदर हलचल मच गई। रुद्र ने पीयूष के मुके से बचते हुए कहा, उच्च स्तर की मार्शल आर्ट। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने इविल सोल को पीयूष के अंदर भेज दिया और ना चाहते हुए भी पीयूष को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। रुद्र एक कदम के अंदर पीयूष के पास पहुंच गया, जहां रुद्र की शैतानी हंसी देखकर पीयूष को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। पीयूष का दिल थम सा गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तभी रुद्र के मुके से पीयूष उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर जल रहा हो और सभी रक्त वाहिका फट चुकी हो। इससे पहले वह दर्द में करहापाता राक्षस रूपी रुद्र उसके सामने खड़ा था। रुद्र को देखकर पीयूष मानसिक रूप से टूट रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रुद्र ने अपने दाहिने हाथ से पीयूष का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए बोला, अहो, तोमर परिवार के सबसे बड़े बेटे, आज तू मरने वाला है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तेरे साथ साथ मैं तेरे सभी साथियों को भी तेरे पीछे भेज दूंगा और मुझे नहीं लगता तोमर परिवार को इस बारे में कभी पता चलेगा। इतने कहने के बाद रुद्र ने पीयूष का गला दबाना शुरू कर दिया। पीयूष अपनी हड्डियों पर दबाव महसूस कर सकता था और उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके लिए हर एक पल एक दिन के बराबर था। पीयूष की आंखें लाल हो गई थी और देखने से ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त पीयूष की आंखें बाहर आ सकती है। इस वक्त पीयूष को दर्द के अलावा कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। पीयूष को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या गलती की है। वह तो बस अपने कुछ लोगों के साथ प्रिया को पकड़ने के लिए आया था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था उसका सामना किसी शैतान से हो जाएगा। रुको! जैसे ही रुद्र ताकत लगाकर पीयूष को मौत के घाट उतारने वाला था, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र की बोहें चढ़ गई और उसने प्रिया को देखा। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है? पर अगले ही पल रुद्र हैरान हो गया, क्योंकि प्रिया के आंखों में आंसू थे। उसने आज से पहले ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपने दुश्मनों के लिए आंसू बहा रही हो। प्रिया बोली, इसे छोड़ दो, मैं इसे नहीं मरवाना चाहती। पर रुद्र के भाव बदल गए और उसने अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब यह मेरे भी दुश्मन बन चुके हैं और मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें माली पर्वत पर नहीं लेकर जाऊंगी, प्रिया ने तुरंत कहा। प्रिया की बात सुनकर रुद्र की पकड़ ढीली हो गई और वह सोच में पड़ गया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र ने पीयूष को छोड़ दिया और पीयूष नीचे गिर गया। रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और प्रिया के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे माली पर्वत पर लेकर चलो और मैं तुम्हें तोमर परिवार से बहुत ज्यादा दूर छोड़ दूंगा। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। प्रिया बोली, हाँ मुझे पता है, पर मैं तुम्हें बता दूं, सभी अच्छे लोग पहले ही मर चुके हैं। इस दुनिया के अंदर बुरे इंसान ही जी सकते हैं, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर प्रिया ने अपने आंसू पूछे और रुद्र की तरफ देखा। प्रिया ने बहुत से बुरे लोग देखे थे, पर रुद्र पहले था जो किसी शैतान से कम नहीं था। आज तक प्रिया ने जितने भी बुरे लोग देखे थे, रुद्र उन सब में सबसे ज्यादा क्रूर था। पर प्रिया को रुद्र के लिए जरा सी भी नफरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे सहजता महसूस हुई।
एक घंटे बाद उसे गलियारे में कुछ लोग दिखाई दिए जिन सभी ने भी हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। बेशक वे सभी एक ही लोग थे। सबसे आगे खड़े आदमी ने आसपास का नजारा देखा। सभी लोग बेहोश पड़े थे। वह आदमी पीयूष के सामने आ गया और पीयूष की ऐसी हालत देखकर वह आदमी गुस्से में कांपने लगा। उसने पीयूष की मदद की और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? पीयूष कांप रहा था और उसे इतना बड़ा सदमा लगा था, वह कुछ बोलने समझने की हालत में नहीं था। सामने खड़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 या 55 साल के आसपास थी, उसने पीयूष को जख्म भरने वाली गोली दी और पीयूष की हालत देखी। पीयूष की हालत देखने के बाद वह आदमी हैरान हो गया, क्योंकि पीयूष ज्यादा घायल नहीं था। 1-2 दिन आराम करने के बाद पीयूष के सारे जख्म भर जाएंगे। तभी उस आदमी का ध्यान पीयूष के गीले कपड़ों पर गया, जिसे देखकर उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने आप से कहा, पीयूष बहादुर लड़का है, कोई मास्टर भी इसे इतना ज्यादा डराने में सक्षम नहीं। आखिरकार इसका सामना किस शैतान से हो गया? पीयूष ज्यादा घायल नहीं था, पर वह इतना ज्यादा डर गया जिस वजह से उसने अपने कपड़े गीले कर दिए। वह आदमी बहुत देर तक सोचता रहा और फिर पीयूष को उठाकर चल गया। उस आदमी ने सोच लिया, जिस किसी ने भी तोमर परिवार के साथ दुश्मनी ली है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। माली पर्वत पर जाने के लिए इस जगह से होकर गुजरना पड़ता है। प्रिया ने झाड़ियों के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाल और रुद्र से कहा। रुद्र को अपने सामने एक पहाड़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर सिर्फ इसी रास्ते से चढ़ा जा सकता था। उस जगह की रखवाली 4 तीसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट कर रहे थे। रुद्र ने अपने आप से कहा, तीसरे स्तर के खंजर और अपनी ताकत के साथ मैं इन सभी को बड़ी आराम से संभाल सकता हूं, पर मैं इन सिपाही को आवाज करने से नहीं रोक सकता और फिर बहुत जल्दी कोई श्रेष्ठ मेरा सामना करने के लिए आ जाएगा। पहले रुद्र की किस्मत अच्छी थी, उसने चौथे सितारे वाले श्रेष्ठ का सामने कर लिया, क्योंकि वह श्रेष्ठ पहले से ही घायल था और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। पर इस बार रुद्र की किस्मत पहले की तरह अच्छी नहीं होगी, इसलिए वह पूरी तरह प्रिया पर निर्भर था। रुद्र ने पूछा, मुझे उस रास्ते पर लेकर चलो। रुद्र ने प्रिया को देखा और कहा। प्रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, पर वह अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, ये लड़की चूहे से भी ज्यादा डरपोक है। मैं इसके दुश्मन को मार रहा था, ना कि इसके परिवार वालों को। प्रिया ने अपने आप को सामान्य किया और रुद्र को रास्ता दिखाते हुए एक जंगल के अंदर ले गई। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक सुरंग के बाहर पहुंच गए। वह सुरंग छोटी थी, पर कोई आम इंसान बड़ी आराम से उस सुरंग को पार कर सकता था। प्रिया बोली, मुझे इस जगह के बारे में बहुत साल पहले पता लगा था। रुद्र ने उस जगह को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह ऐसी जगह है जिसके बारे में यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही पता होगा। जरूर ये लड़की अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आई होगी। अगर मेहरा परिवार को इस जगह के बारे में पता होता, वे कब का इस जगह को बंद करवा देते। पहले तुम इस सुरंग के अंदर चलो, रुद्र ने बिना किसी भाव के प्रिया से कहा। हालांकि रुद्र जानता था इस सुरंग के अंदर कोई जाल नहीं होगा, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। अगर रुद्र को जरा सा भी संदेह है, वह अपने संदेश को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रिया भी रुद्र का मतलब समझ गई। उसने अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में सुरंग के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। आखिरकार वह आवाज किसकी थी? जो प्रिया को जानता था। और वह प्रिया का दोस्त था या फिर दुश्मन? और प्रिया कौन थी? क्या वह रुद्र से अपनी पहचान छुपा रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 58, खून से लिथपथ भेड़िया। जैसे ही रुद्र और प्रिया उस सुरंग के अंदर जाने वाले थे, तभी किसी आदमी की आवाज आई, रुको। रुद्र और प्रिया को अपने ऊपर किसी की आकृति दिखाई दी और जब उन्होंने देखा, उनके सामने 50 वर्षीय आदमी खड़ा था, जिसने अपने मजबूत शरीर पर शाही पोशाक पहन रखा था। उस आदमी की आंखें चील की तरह तेज थी और उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उस आदमी को देखकर रुद्र के मुंह से निकला, तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर क्या आप तोमर परिवार के मुखिया है? बहुत अच्छे। उस आदमी ने रुद्र को देखा और आगे कहा, लड़के तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज है। क्या तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया? रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, उसने मेरे साथी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। आपको मुझे धन्यवाद करना चाहिए, वरना मैं उसे मारने वाला था।
रुद्र की बात सुनकर वह आदमी जो कि तोमर परिवार का मुखिया संदीप तोमर था वह चौंक गया और उसने प्रिया की ओर देखा जहां प्रिया शर्माते हुए रुद्र के पीछे छुप गई। संदीप तोमर के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। पिताजी, तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हा 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 हा, मैं जानता था ये यहीं पर मिलेगी। एक लड़का जो कि दिखने में 15 साल का लग रहा था उसने प्रिया की तरफ भागते हुए कहा। उस युवा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और वह बिना कुछ सोचे समझे प्रिया की ओर बढ़ रहा था। रुद्र ने उस युवा को देखा और फिर उसकी बेवकूफी पर बोलते हुए कहा, क्या ये पागल है, इसे दिख नहीं रहा इसके बगल में कौन खड़ा है। जैसे ही वह युवा प्रिया के समीप पहुंचा रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ दे मारा। उस युवा को ऐसा लगा जैसे कि उसका मांस 2 टुकड़ों में बंट चुका हो और वह किसी भी पल बेहोश होने वाला हो। इससे पहले वह युवक कुछ समझ पाता तभी रुद्र ने उसको गले से पकड़ लिया। तू ये क्या कर रहा है? संदीप दहाड़ा। संदीप को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसका दूसरा बेटा इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर देखा जाए संदीप सोच रहा था कि रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, पर रुद्र की हरकत और उसकी शांत तालाब के समान आंखें देखकर संदीप समझ गया कि उसके बेटे और सभी सिपाहियों को रुद्र ने ही घायल किया है। अपने परिवार के अंदर जिन बच्चों को उसने प्यार से पाला वहीं उनकी तुलना में रुद्र खून से लथपथ भेड़िए के सामान था। रुद्र कमजोर था पर उसकी नीति क्रूर थी। रुद्र मुस्कुराया और उसने उस युवा को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसकी ताकत दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, यह जरूर आपका दूसरा बेटा आयुष होगा। इतना कहने के बाद रुद्र की पकड़ आयुष के गले पर और भी ज्यादा हो गई। इसे जाने दे वरना तू भी यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा, संदीप ने गुस्से में बोला। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी और वह बोला, अगर मैं इसे छोड़ दूं फिर भी तुम हमें नहीं जाने दोगे। मुखिया संदीप, मैं नहीं जानता तुम्हारी मेरे साथी के साथ क्या दुश्मनी है, पर इसकी रक्षा मैं कर रहा हूं। तुम चाहकर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं आशा करता हूं मेरी बात समझने के बाद तुम हमें जाने दोगे। इतना कहने के बाद रुद्र की पकड़ और भी मजबूत हो गई और उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, वरना आज तुम अपने बेटे की लाश लेकर जाओगे। संदीप की भौहें चढ़ गई और वह अपनी तीखी नजरों से रुद्र को देखने लगा। तभी पीछे से प्रिया ने रुद्र का चोगा पकड़ लिया और कहा, तुम इसे नहीं मार सकते। प्रिया की आंखों में आंसू थे और वह आयुष के लिए प्रिया की आंखों में साफ चिंता देख सकता था। रुद्र चौंक गया और उसने अपने आप से कहा, क्या इसका दिमाग घुटनों में है? ये अपने दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ना चाहती है? संदीप ने उन दोनों को जटिल दृष्टि से देखा और फिर सामान्य हो गया। बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? संदीप ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रुद्र है और मेरा किसी भी परिवार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है रुद्र, क्या तुम उस बच्ची की रक्षा करना चाहते हो? संदीप ने प्रिया की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा। रुद्र बोला, बेशक यह मेरा साथी है और मैं इसकी हर हालात में रक्षा करूंगा। अच्छा चलो फिर शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर 6 हमले करूंगा। अगर तुमने मेरे 6 वार को सहन कर लिया मैं इस बच्ची के बारे में भूल जाऊंगा। बताओ, क्या तुम शर्तें लगाने के लिए तैयार हो? संदीप की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया और फिर अगले ही पल उसने आयुष को दूर फेंक दिया। रुद्र की हरकत देखकर संदीप हैरान हो गया और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। संदीप बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं। संदीप की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आयुष की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे जब चाहूं तब मार सकता हूं और तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकते। अगले ही पल संदीप का चेहरा गंभीर हो गया और उसने रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहा, मेरे 6 हमलों में से एक हमले को सहन करके दिखाओ। संदीप रुद्र की ओर बढ़ रहा था पर रुद्र शांत था। रुद्र का अपने ऊपर इतना ज्यादा नियंत्रण देखकर एक पल के लिए संदीप भी हैरान हो गया। उसने मन ही मन रुद्र की प्रशंसा की, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे संदीप की आंखें चौड़ी हो गई और वह एकाएक रुद्र को देखता रहा। ऐसा क्या हुआ संदीप के साथ जो वह चौंक गया? और प्रिया ने तोमर परिवार का क्या बिगाड़ा था जो खुद तोमर परिवार का मुखिया प्रिया से बदला लेने के लिए आ गया? और क्या रुद्र संदीप के 6 हमलों को सहन कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्ट। एपिसोड 59 संदीप की हार।
इससे पहले संदीप रुद्र के पास पहुंच पाता तभी रुद्र ने हरकत की और वह संदीप के हमले से बचने की बजाय उसकी ओर आने लगा। संदीप चौंक गया, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था दूसरे सितारे के 5वें स्तर वाला मार्शल आर्टिस्ट उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा। क्या ये पागल है, कुछ भी हो ये मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, संदीप ने रुद्र को देखते हुए कहा। पर अगले ही पल संदीप को रुद्र के हाथ में एक खंजर दिखाई दिया और उस खंजर की आभा देखकर संदीप तुरंत समझ गया कि ये खंजर तीसरे स्तर का है। संदीप बिना कुछ सोचे समझे रुद्र के हमले से बचने के लिए हटा, पर तभी रुद्र के हाथ से लाल बत्ती बाहर निकली जो कि खून की तरह दिखाई दे रही थी और वह बत्ती उड़ती हुई सीधी संदीप के शरीर में जाने लगी। पर जैसे ही वह लाल बत्ती संदीप के पास पहुंची, संदीप के चारों तरफ चमकती हुई परत आ गई, जिस वजह से वह लाल बत्ती संदीप के शरीर में नहीं गई और संदीप सही वक्त में रुद्र के हमले से बच गया। पर जब रुद्र का खंजर संदीप के पास से गुजरा, उस वक्त वह खंजर उस परत को काटते हुए संदीप के चेहरे पर लग गया। संदीप को ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, पर अगर संदीप सही वक्त में रुद्र के हमले से नहीं बच पाता, वह अब तक जिंदा नहीं रहता। रुद्र संदीप के आगे खड़ा था। उसने अपने तीसरे स्तर के खंजर और इविल सोल का इस्तेमाल करते हुए संदीप को एक ही वार में खत्म करने के बारे में सोचा था, पर रुद्र ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रुद्र ने पीछे मुड़कर संदीप को देखा, जिसके शरीर पर हल्की पीली रोशनी की परत बनी हुई थी। उस परत को देखकर रुद्र हैरान हो गया और उसने कहा, दूसरे स्तर का रक्षा कवच। रक्षा कवच किसी चिन्ह या कपड़े के रूप में हो सकता है और जो व्यक्ति रक्षा कवच को धारण करता है उसके ऊपर हमला होने से पहले ही वह रक्षा कवच उसे बचा लेता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मेरा इविल सोल इस दूसरे स्तर के रक्षा कवच के आगे बेकार है, ये खंजर ही इस रक्षा कवच को काट सकता है। अब मैं चाहकर भी अपने इविल सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रुद्र की योजना संदीप के शरीर में अपने इविल सोल को भेजकर उसे एक जगह पर रोककर रखने का था, ताकि रुद्र एक ही हमले में संदीप का गला काट सके, पर संदीप के रक्षा कवच की वजह से रुद्र ऐसा नहीं कर पाया। संदीप के शरीर पर उस रक्षा कवच को देखकर रुद्र को थोड़ी निराशा हुई, वही संदीप सहम गया। संदीप की ताकत रुद्र से बहुत ज्यादा थी और रुद्र ने कुछ ही पल के अंदर संदीप के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया, उसे रुद्र से डर लगने लगा। आखिरकार रुद्र उसका गला जो काटने वाला था और रुद्र ने संदीप का गला लगभग काट ही दिया था। रुद्र के साथ शर्त को याद करके संदीप को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अब संदीप रुद्र के ऊपर 6 हमले नहीं बल्कि रुद्र के 6 हमले से बचना चाहता था। संदीप ने अपने रक्षा कवच को देखा, जिसे उसने इस वक्त कपड़े के रूप में पहन रखा था। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद किया, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अपना रक्षा कवच पहनकर जाओ, तुम्हारी बेटी को ले जाने वाला कोई मास्टर भी हो सकता है। संदीप नहीं जानता था वह लाल बत्ती क्या थी, पर उसे इतना समझ में आ गया, अगर वह लाल बत्ती उसके शरीर में चली जाती अब तक वह जिंदा नहीं होता। संदीप पीछे मुंडा और उसने रुद्र को देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था मानो किसी भी पल उसे खा जाएगा। संदीप का चेहरा गंभीर हो गया, पर वह ठंडे पसीने आने से अपने आप को नहीं रोक पाया। संदीप का पहली बार इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मन से सामना हुआ था, जबकि वह दुश्मन अपने दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था। जब संदीप ने रुद्र को पहली बार देखा, उसे ऐसा लगा रुद्र को हराना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, पर अब उसे पता चला उसका सामना किसी बच्चे से नहीं बल्कि शैतान से हुआ है। रुद्र संदीप को घूर कर देख रहा था, पर इस वक्त उसके मन में संदीप को मारने के सैकड़ों तरीके चल रहे थे। वही संदीप को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। वह तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर था और एक ऐसा बच्चा जो दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, वह उसे घूरकर देखने की हिम्मत कर रहा था। संदीप ने गहरी सांस ली और उसने रुद्र के ऊपर हमला करने और उसके ऊपर दबाव बनाने के बारे में सोचा, पर इससे पहले संदीप कुछ कर पाता तभी रुद्र अपनी जगह से हिला और घूमता हुआ संदीप की ओर आने लगा। संदीप को एहसास हुआ कि उसका सामना किसी बच्चे से नहीं बल्कि शैतान से हुआ है। उसके ऊपर इतनी आसानी से दबाव बनाना आसान नहीं होगा। संदीप के लिए रुद्र खतरा नहीं था, बल्कि रुद्र का खंजर संदीप के लिए खतरा था। तीसरे स्तर का खंजर इतना ज्यादा खतरनाक था, अगर रुद्र चाहे उसके रक्षा कवच के साथ साथ गला भी काट सकता था। उसने अपने आप से कहा, मुझे बस इसके खंजर के ऊपर ध्यान देना है, मैं बड़ी आराम से इसके 6 हमलों से बच जाऊंगा।
जहां पहले संदीप शिकारी बनकर रुद्र का शिकार करने वाला था, वहीं अब संदीप खुद शिकार बनकर रह गया था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने रुद्र के साथ शर्त क्यों लगाई, पर फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि रुद्र तेजी से संदीप की ओर आ रहा था। संदीप ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रुद्र के खंजर पर ध्यान दिया और एक कदम पीछे हट गया। जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, हर मार्शल आर्टिस्ट की सुनने, समझने और देखने की ताकत भी बढ़ जाती है। संदीप रुद्र के खंजर से बच रहा था, पर उसे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उन दोनों की ताकत में काफी बड़ा अंतर था। इधर आयुष, जो कि बेहोश हो गया था, वह खांसते हुए होश में आया और उसने अपने पिता को देखा, जो कि बार बार रुद्र से बच रहे थे। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इसके ऊपर हमला करना है, ना कि इसे अपने ऊपर हमला करने देना है। आयुष की बात सुनकर संदीप को अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था वह अभी जाकर उसके पीछे लात मारे। संदीप ने अपने आप से कहा, क्या तुझे उसके हाथ में वह खंजर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर तू चाहता है तेरा बाप मारा जाए? संदीप को उसके बेटे की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगा संदीप जानबूझकर रुद्र के हमले से बच रहा है, पर वह नहीं जानता था उसका बाप चाहकर भी रुद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र दोबारा से संदीप की ओर हमला करने के लिए बढ़ा, पर इस बार भी संदीप रुद्र के हमले से बच गया, क्योंकि संदीप का पूरा ध्यान रुद्र के खंजर पर था और वह जानता था रुद्र उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस उसे रुद्र के खंजर से बचकर रहना है। रुद्र भी काफी हद तक संदीप के मन की बात जान गया। वह दोबारा से संदीप की ओर हमला करने के लिए बढ़ा और फिर आधी दूरी तय करने के बाद रुद्र के अचानक से 3 प्रतिरूप बन गए। रुद्र के 3 प्रतिरूप देखकर भी संदीप नहीं घबराया और उसने अपने पैर को जमीन पर दे मारा, जिस वजह से उस जगह पर धमाका हुआ और रुद्र के तीनों प्रतिरूप धूल में मिल गए। तभी संदीप के कानों में आवाज आई, वाह बहुत बढ़िया, पर अब तुम हार चुके हो। रुद्र संदीप के पीछे था और उसका खंजर संदीप के गले पर था। संदीप के कुछ बाल काटने के बाद रुद्र संदीप से 3 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैंने अभी जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया वह प्राचीन समय की निचले स्तर की मार्शल आर्ट में से एक थी। प्राचीन समय की मार्शल आर्ट से तुम्हारे जैसों का बचना नामुमकिन है। संदीप रुद्र को देख रहा था, जिसका चोगा और बाल दोनों हवा में लहरा रहे थे। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक बच्चे से हार गया। रुद्र ने उसे अपने चौथे हमले के अंदर हरा दिया। हालांकि संदीप को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कब रुद्र उसके पीछे आ गया, पर अगर रुद्र संदीप के बाल काट सकता है तो वह उसका गला भी काट सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे, रुद्र संदीप को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इस बारे में सोचकर संदीप की रूह कांप गई और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष और प्रिया दोनों एक साथ चिल्लाए। अब आगे क्या होगा? क्या संदीप अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर वह अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? और रुद्र ने संदीप को जान से क्यों नहीं मारा, इसके पीछे क्या वजह थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 60 प्रिया की सच्चाई। आयुष अपने पिता की ओर दौड़ा और चिंता में कहा, पिताजी आपने जानबूझकर इसको जीतने दिया है ना, वरना यह आपके सामने कैसे टिक सकता है? संदीप शांत था, उसने आयुष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे, तेरे पिताजी सच में रहमदिल है, इन्होंने मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। रुद्र ने अपने खंजर को स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्र का मजाक बनाते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था और अब तूने भी इस बात को मान लिया। मेरे पिताजी ने तेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। अच्छा हुआ तेरे पिताजी ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया और इनका इरादा मुझे मारने का भी नहीं था, वरना अगर ऐसा होता तेरे पिताजी का सर उनके धड़ पर नहीं होता। रुद्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्र ये सब उनको डराने के लिए नहीं कह रहा था। हालांकि रुद्र अपने पहले हमले के अंदर संदीप को मारने में कामयाब नहीं हो पाया, पर इसका मतलब ये नहीं था रुद्र संदीप को नहीं मार पाएगा। पर अगर रुद्र दूसरे सितारे के चौथे स्तर पर होता, फिर उसके लिए संदीप को मार पाना नामुमकिन था, क्योंकि रुद्र छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट को दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर होकर ही इस्तेमाल कर सकता है। छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट कोई आम मार्शल आर्ट नहीं थी, बल्कि यह मार्शल आर्ट रुद्र के पिछले जन्म की थी, जिसका अस्तित्व धरती लोक के स्वर्ग से था।
धरती लोक का स्वर्ग वही है जिस जगह पर रुद्र अपने पिछले जन्म के अंदर रहता था और उसी जगह के 7 सम्राट ने रुद्र को मारा था। रुद्र की ताकत भी उन 7 सम्राट के बराबर थी। अगर रुद्र का छात्र विवेक रुद्र को धोखे से नहीं मारता, उस दिन रुद्र उन सभी 7 सम्राट को मार देता। छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट धरती लोकय के स्वर्ग की सबसे निचले स्तर वाली मार्शल आर्ट थी और रुद्र ने संदीप के खिलाफ इसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। इस मार्शल आर्ट की मदद से रुद्र अपने प्रतिरूप बना सकता था और इस मार्शल आर्ट की सबसे खास बात ये थी, इसकी मदद से रुद्र एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड के अंदर पहुंच सकता था। जब संदीप रुद्र के प्रतिरूप का सामना करने में व्यस्त था, उसी वक्त रुद्र अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए संदीप के पीछे आ गया। अगर संदीप की भावना रुद्र को मारने की होती, रुद्र कब का संदीप को मार देता और संदीप को भी ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए वह पीछे हट गया। संदीप ने गहरी सांस ली और रुद्र को गंभीरता से कहा, आज तक मैं जिन भी युवाओं के साथ मिला हूं, तुम उनमें सबसे ज्यादा समझदार हो। मैं प्रिया को तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूं, इसका ध्यान रखना। क्या कहा तुमने? संदीप की बात सुनकर रुद्र के मुंह से अचानक निकला। पर संदीप ने रुद्र को कुछ नहीं समझाया और प्रिया के पास चला गया। संदीप ने प्रिया को प्यार से देखा और फिर उसे गले से लगा लिया। संदीप के गले लगने के बाद प्रिया रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ करना। प्रिया के मुंह से पिता शब्द सुनकर रुद्र चौंक गया और वह प्रिया और संदीप को एक का एक देखता रहा। अब रुद्र को सब कुछ समझ में आ रहा था कि प्रिया बार बार रुद्र को क्यों रोक रही थी, क्योंकि रुद्र ने अब तक जिन भी लोगों को मारा था वे सभी प्रिया के अपने थे। रुद्र ने सबसे पहले प्रिया के भाई को घायल किया और फिर उसके छोटे भाई को। वो तो अच्छा हुआ रुद्र ने उसके पिता को नहीं मारा, वरना प्रिया पूरी जिंदगी रुद्र से नफरत करती। संदीप ने प्रिया के आंसू पूछे और उसे कहा, जाओ और कभी लौट कर मत आना, तुम्हें अपने सभी सपने पूरे करने हैं। इतना कहने के बाद संदीप ने रुद्र की ओर देखा और उससे कहा, तुमने कहा था प्रिया तुम्हारी है, इसकी रक्षा करना, और अगर मुझे कभी पता चला तुमने प्रिया के साथ गलत किया है, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद संदीप ने गहरी सांस ली और प्रिया को आखिरी बार देखा। फिर वह पीछे मुंडा और उस जगह से अपने बेटे के साथ चला गया। रुद्र हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद आयुष ने संदीप से कहा, पिताजी क्या आप सच में प्रिया को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हैं, और आप मेहरा परिवार को क्या कहेंगे? चुप रहो, मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना है, संदीप ने आयुष को फटकार लगाते हुए कहा। इधर रुद्र प्रिया के पास गया और उसके सर से टोपी उतार कर उछाल दी, जिस वजह से प्रिया के रेशमी बाल खुल गए। जैसे ही प्रिया को एहसास हुआ कि रुद्र ने उसकी टोपी उतार दी, वह अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। हालांकि प्रिया के गाल हल्के लाल भी हो गए थे और वह चाहकर भी रुद्र से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम तोमर परिवार की मिस हो। मैं तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा दुश्मन समझकर उन्हें मारने वाला था। रुद्र को गुस्से में देखकर प्रिया कुछ कदम पीछे हो गई और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे वैसे भी किसी को कुछ नहीं हुआ और तुम भी ठीक हो, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रिया की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह सच में गुस्सा कर रहा है। रुद्र ऐसा नहीं था, वह इतनी छोटी बातों पर कभी गुस्सा नहीं करता था। रुद्र हर काम को शांत दिमाग से करता था, पर पता नहीं क्यों आज उसे प्रिया पर गुस्सा आ गया। जब उसे पता चला कि प्रिया ने उसे झूठ बोला है, रुद्र को प्रिया पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में प्रिया को फटकार लगा दी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और पूर्ण जन्म होने के बाद उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, उसने वह सब कुछ याद किया। जब से वह वर्मा परिवार के साथ मिला था, उसे उन लोगों को भी सम्मान देना पड़ा जिनको वह बिल्कुल भी नहीं जानता था। रुद्र एक शैतानी मार्शल आर्टिस्ट था और शैतानी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने अलावा किसी को भी कुछ नहीं समझते। पर वर्मा परिवार के साथ रहने की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था। रुद्र जानता था वर्मा परिवार की मदद करके उसका कोई फायदा नहीं होगा, पर उसने फिर भी वर्मा परिवार की मदद की, चाहे ये कुछ उसने अपने दिल के शराब की वजह से किया था।
जब से रुद्र का पूर्ण जन्म हुआ था वह चाहकर भी वर्मा परिवार को मुसीबत में देखकर उन्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पिछला वाला रुद्र वर्मा परिवार का वफादार गुलाम था और वह अपने सच्चे दिल से वर्मा परिवार को बचाना चाहता था। और कहीं ना कहीं पिछले वाले रुद्र के दिल में मिस कनिका को लेकर प्यार था, और अगर रुद्र वर्मा परिवार को मुसीबत में देखकर उन्हें अनदेखा करता है फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिस वजह से उसको असहनीय दर्द महसूस होता है। अपने आप में परिवर्तन आते हुए देखकर रुद्र चौंक गया और उसने अपने ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, नहीं रुद्र, तू ऐसा नहीं था, तू धरती लोक के स्वर्ग का महान सम्राट है, तुझे बदलना होगा। इतना सोचने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर उसका चेहरा भावहीन हो गया। चलो चलते हैं। रुद्र ने गुफा की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब मेरा माली पर्वत पर काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें सिटी से बाहर लेकर जाऊंगा, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्रिया ने कुछ देर रुद्र को देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र को अचानक से बदलता हुआ देखकर प्रिया हैरान थी, जैसे कि वह कोई अलग आदमी हो। प्रिया की नजरों में रुद्र बुरा इंसान था, पर इस वक्त वह ना ही अच्छा और ना ही बुरा, बल्कि एक अलग इंसान बन गया था जो शांत और निर्दय हो। माली पर्वत जंगल के बीच में एक गड्ढा बना हुआ था। वह गड्ढा इतना बड़ा था जिसके अंदर एक आदमी बड़े आराम से आ जा सकता था। उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला, वह हाथ मिट्टी से पूरी तरह सना हुआ था। तभी प्रिया ने अपना मुंह बाहर निकाल और रेंगते हुए उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी प्रिया झटके से बाहर आ गई, जैसे कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। कुछ क्षण बाद रुद्र भी बाहर आ गया। बेशक प्रिया को धक्का देने वाला रुद्रा था। रुद्र की हालत भी प्रिया की तरफ बहुत खराब थी। उसके पूरे कपड़े गीली मिट्टी से भंग चुके थे और उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। पूरी सुरंग घुमावदार थी और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वे दोनों माली पर्वत पहुंच गए थे। प्रिया ने अपने पीछे हाथ रखते हुए मुंह फुलाकर कहा, तुम सच में बहुत बुरे हो, मैं बाहर आ तो रही थी। रुद्र ने प्रिया से कोई बहस नहीं की और तुरंत कहा, मुझे बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं बुरा हूं। इतना कहने के बाद रुद्र आसपास देखने लगा। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और कुछ खरगोश उस जगह पर घास खा रहे थे। अब आगे क्या होगा? रुद्र जिस काम के लिए माली पर्वत पर आया था, क्या वह उसे पूरा कर पाएगा? और जैसा प्रिया ने कहा था कि माली पर्वत पर सुनहरी रेत निकलने वाली है, क्या ये बात सच है? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।